दोस्तों, स्ट्रैटेजी के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न ये किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए हैं और इस एक प्रश्न से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। और क्योंकि ये सारे प्रश्न जीएस के सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो जंगली गधे हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कच्छ के रण में। ये कच्छ का रण कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में कच्छ का रण पड़ता है। वहां पे भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। तो बात करते हैं और कच्छ के रण में आपसे पूछे कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। लूनी नदी का यहाँ पे विलुप्त कहाँ पे होती है? लूनी नदी लुप्त कहाँ पे होती है पूछे तो वो कच्छ के रण में लुप्त होती है। लूनी नदी कहाँ पे लुप्त होती है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी लुप्त होती है। और राजस्थान गुजरात के बारे में आपसे और भी प्रश्न पूछ लेते हैं। आपसे पूछे कि भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है। भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में। ये आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक और भी राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है, लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है, तो ये आपके गुजरात राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आप पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो ये भी आपसे किस राज्य में है? ये भी आपके गुजरात राज्य में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका गुजरात है। तो ये आप लोग जानते हैं। और आपसे पूछे कि रानी की वाव कहाँ पे स्थित है। रानी की वाव कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कहाँ पे है? रानी की वाव कहाँ पे? गुजरात में। और कितने रुपए के? 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव का चित्र है। कितने रुपए के नोट पे? 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव का चित्र है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोग बात करेंगे गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो गुजरात की जो जीवन रेखा है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। साथ में आपसे पूछे कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। और कहाँ पे? गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक, और लूनी नदी लुप्त कहाँ पे होती है? लूनी नदी का उद्गम यहाँ पे आपके अरावली से होती है। बनास नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी सारी अरावली के पास से निकलती हैं। और भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में? तो गुजरात में भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में पाई जाती है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य का है? तो सबसे लंबा तट रेखा भारत का तो वो गुजरात का है। रानी की वाव, तो रानी की वाव किस रुपए के नोट पे है? तो गुजरात में है रानी की वाव और 100 रुपए के नोट पे इसका चित्र बना हुआ है। और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी को कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आपसे पूछे कि पागल कुत्ते से काटने से होने वाला रोग क्या है? तो रैबीज नामक रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से रैबीज नामक रोग होता है। या फिर इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर लगना। तो इसमें पानी से डर लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और रेबीज किस कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। ठीक, तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? रेबीज में आपसे पूछे कि कौन सा प्रभावित अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। रेबीज में क्या प्रभावित होती है? तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होती है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये आपसे पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि लुईस पास्चर ने किया रेबीज के टीके की खोज। किसने? लुई पास्चर ने किया रेबीज के टीके की खोज। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे। ठीक, और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त भारत का फर्स्ट राज्य आपसे पूछे तो कौन सा है? गोवा है रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य। तो देख लेते साथ में। आपसे पूछे कि पागल कुत्ते के काटने से कौन होने वाला रोग कौन सा है?
तो ये भी रेबीज रोग होता है पागल कुत्ते के काटने से। इसमें ये हाइड्रोफोबिया इसे बोला जाता है। इसमें पानी से डर लगता है। रेबीज से प्रभावित अंग कौन से होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होती है। आपसे पूछे कि रेबीज कौन सा वायरस से होता है रेबीज रोग, और रेबडो वायरस होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की रेबीज के टीके की खोज। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रेंच वैज्ञानिक थे। और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य बना है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मेरा संघर्ष या फिर मीन कैंप किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। मीन कैंप किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। और एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करेंगे। ये कौन थे एडोल्फ हिटलर? ये जर्मनी के तानाशाह थे। कौन थे? जर्मनी के तानाशाह थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे। और बात करते हैं, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। कौन सी उपाधि? नेताजी की उपाधि दी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को ये नेताजी की उपाधि दी। और आपसे पूछे कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक भी कौन थे? आपके एडोल्फ हिटलर थे नाजीवाद के संस्थापक। ठीक, और इन्होंने एक नारा दिया था एडोल्फ हिटलर का। आपसे पूछे कि नारा कौन सा है? तो एक राष्ट्र और एक नेता का नारा। एक राष्ट्र और एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा इन्होंने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इन्होंने एडोल्फ हिटलर ने दिया था। ठीक, और एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। क्यों आत्महत्या कर लिया था? क्योंकि ये दुश्मन के हाथों नहीं बनना चाहते थे। ये सोचे कि दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा है कि खुद ही मर जाए। तो 1 अप्रैल 1945 को ये आत्महत्या कर लिए थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि मेरा संघर्ष या फिर मीन कैंप भी मिल सकता है आपको। तो इस किसकी रचना है? तो ये जीवनी है एडोल्फ हिटलर की। ये एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक एडोल्फ हिटलर थे। एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी के तानाशाह थे। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी? इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की उपाधि दी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने आत्महत्या कब किया? तो 30 अप्रैल 1945 को ये एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। और ये एडोल्फ हिटलर का एक फेमस नारा है एक राष्ट्र एक नेता का नारा। किसने दिया? आपसे पूछे कि एडोल्फ हिटलर ने दिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो देखिए, पारसेक को खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी। आपसे पूछे कि दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? तो पारसेक है दूरी का सबसे बड़ा इकाई। दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? सबसे बड़ा इकाई पारसेक है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष भी किसका इकाई है? ये दूरी का इकाई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष भी किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। और एक खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? एक खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? तो एक खगोलीय दूरी जो होता है वो सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एक खगोलीय दूरी कहते हैं। और आपसे पूछिए कि दूरबीन का निर्माण किसने किया? दूरबीन का निर्माण किसने किया? तो दूरबीन का निर्माण आपसे गैलीलियो ने किया। किसने किया? गैलीलियो ने किया दूरबीन का निर्माण। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई। प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को मापने के लिए तो ये एक खगोलीय दूरी बराबर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक, और दूरबीन का निर्माण किसने किया? तो गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया। तो दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। किसकी? कार्ल मार्क्स की रचना है। ये प्रकाशित कब हुआ? 1867 में। और कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। और कार्ल मार्क्स के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये साम्यवाद के जनक थे। साम्यवाद के जनक, जो पूंजीवाद साम्यवाद ये सारे आप लोग जानते होंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र में, इसके जनक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इनकी एक कैपिटल एक पुस्तक है दास कैपिटल। एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये आपसे पूछे किसकी पुस्तक है? तो ये भी आपके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी पुस्तक है? तो ये भी आपके एडोल्फ यहाँ पे कार्ल मार्क्स की पुस्तक। किसकी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। और इन्होंने एक नारा दिया था। कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था। क्या नारा था इनका? कि दुनिया के मजदूरों एक हो।
ये इन्होंने नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये आपके नारा दिया था किसने, ये आपके नारा दिया था कौन, कार्ल मार्क्स ने। ठीक, और बात करते हैं और भी पुस्तक आपसे पूछ ले, आपसे पूछे कि वेल्थ ऑफ नेशन ये किसकी पुस्तक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। किसकी, एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। और आपसे पूछे कि रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखा, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक भी किसकी है, तो ये प्लूटो की पुस्तक है। किसकी, प्लूटो की पुस्तक है रिपब्लिक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि दास कैपिटल की रचना किसने की, कार्ल मार्क्स ने किया। दास कैपिटल की रचना 1867 में ये प्रकाशित होती है। ठीक, आपसे पूछे कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे, जर्मनी के रहने वाले थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है, तो ये भी कार्ल मार्क्स की रचना है। साम्यवाद के जनक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। आपसे पूछे वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, प्लूटो के। और एडम स्मिथ ने कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन, दादा भाई नौरोजी थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रिटिश संसद के लिए पूछे जाने वाले, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी से एग्जाम में पुस्तक पूछा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, आपसे पूछे कि धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, तो धन निर्गमन का सिद्धांत भी किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक, आपसे पूछे कि इनकी एक पुस्तक थी, इन्होंने उस पुस्तक में दिया, कौन सी इसकी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक थी। कौन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी पुस्तक थी, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। इन्होंने इसमें धन निर्गमन का सिद्धांत या धन बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, और आपसे पूछे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्होंने की, राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्होंने की, और सर्वप्रथम और प्रति व्यक्ति आय की भी गणना इन्होंने की। ठीक, सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना भी इन्होंने की, और इन्होंने तब जाके 19 और आपसे पूछे कि कब की थी, तो 1867-68 में। तो ये भी डेट भी पूछा जाता है, 1867-68 में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की, और इसमें इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय भारत की यहाँ पे कितनी थी, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। तो ये भी आप लोग उस समय ध्यान रखेंगे। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। इन्होंने धन निर्गमन का सिद्धांत दिया, और भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, तो ये भी दादा भाई नौरोजी। और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने की 1867-68 में। ठीक, और 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय इसमें इन्होंने बताया। और इनकी एक पुस्तक थी जिनमें धन निर्गमन का सिद्धांत दिया था। इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी एक पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, तो 1025 में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, ये गुजरात में स्थित है। ठीक, और जब यहाँ पे लूटा था तो इस समय यहाँ के गुजरात के शासक कौन थे, तो गुजरात के शासक जो थे भीम सेकंड थे। गुजरात के समय शासक कौन थे, भीम फर्स्ट थे। और ये किस वंश के शासक थे, ये चालुक्य वंश के शासक थे। ये चालुक्य वंश के शासक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुजरात मंदिर के लूटने में इसे कितना संपत्ति मिला, तो लगभग 20 लाख दिनार का संपत्ति मिला। 20 लाख दिनार का संपत्ति किसे मिला, महमूद गजनवी को मिला। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महमूद गजनवी का भारत पे पहला आक्रमण भी पूछा जाता है कि कब हुआ, तो इसका पहला आक्रमण भारत पे 1001 ईस्वी में हुआ। और इसका अंतिम आक्रमण कब हुआ, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण आपसे पूछे कब हुआ, तो इसका अंतिम आक्रमण 1025 में हुआ, तो सॉरी 1027 ईस्वी में हुआ। और जो सोमनाथ मंदिर वाला था इसका आक्रमण 1025 में किया था। ठीक, और इन्होंने कुल कितनी बार आक्रमण किया, महमूद गजनवी में कुल कितनी बार आक्रमण किया था भारत पे, तो 17 बार कुल आक्रमण किया था। और ये जो युद्ध करने के लिए आक्रमण करता था, और ये नारा कौन सा देता था, कौन सा नारा देता था, ये जिहाद का नारा देता था। ये जिहाद का नारा देता था। और जिहाद का अर्थ क्या होता था, ये पवित्र युद्ध इसका अर्थ होता है। क्या इसका अर्थ क्या होता था, पवित्र युद्ध।
ठीक, इसके दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो फिरदौसी इसके दरबार में रहते थे, फिरदौसी नामक कवि इसके दरबार में रहते थे। उत्तवी इसके दरबार में रहते थे, फिरदौसी, उत्तवी, अलबरूनी इसके दरबार में रहते थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अलबरूनी इसके दरबार में रहते थे। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु कब हुई थी तो ये भी आप लोग बताएंगे। इसकी मृत्यु 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती थी, कहानी खत्म 1030 में। फिरदौसी ने किसकी रचना की, शाहनामा की रचना आपसे पूछे किसने की, तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया, तो 1025 में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, इस वजह इस यहाँ पे शासक कौन था, भीम फर्स्ट शासक था, ये चालुक्य वंश का शासक था। और ये लूटने के दौरान इनसे 20 लाख संपत्ति का 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ लगा। और ये पहला आक्रमण महमूद गजनवी का भारत पे कब हुआ, तो 1001 में हुआ था। और अंतिम आक्रमण कब हुआ था महमूद गजनवी का भारत पे, 1027 ईस्वी में हुआ था। ये नारा कौन सा देता था, जिहाद का नारा, जिसका अर्थ होता था पवित्र युद्ध। इसके दरबार में फिरदौसी रहते थे, उत्तवी रहते थे, अलबरूनी रहते थे। और फिरदौसी ने एक रचना की जिसका क्या नाम था, शाहनामा रचना। और इसका मृत्यु कब हुआ था महमूद गजनवी का, 1030 में हुआ था। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे स्थित है, पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। ठीक, और आपसे पूछे कि यहीं पे पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे। पुष्कर झील कहाँ पे, राजस्थान के एक राज्य अजमेर में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, खजुराहो मंदिर आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये चंदेल शासकों ने इसे बनवाया, चंदेल शासकों ने। किस शैली में बना हुआ है, ये नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत की जितनी भी मंदिर निर्माण की शैली है वो नागर शैली में। दक्षिण भारत में कौन सी शैली चलती थी, बेसर शैली। और आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर आपने पढ़ा ही, तो ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। आपसे पूछे कि पशुपतिनाथ मंदिर आप लोग बताएंगे, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो पशुपतिनाथ मंदिर ये काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पे, नेपाल में स्थित है। कहाँ पे, नेपाल में। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है, पुष्कर में है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, राजस्थान में। और पुष्कर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है, अजमेर जिले में, पुस्तक राजस्थान में। और खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। चंदेल शासकों ने इसके निर्माण करवाया, नागर शैली में बनी हुई है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, इन प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला प्रथम महिला कौन थी, मैडम क्यूरी थी। ठीक, मैडम क्यूरी थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली 2 बार पहली महिला है। कब मिला, तो एक बार 1903 में मिला, ये जो 1903 वाला था ये भौतिकी के लिए नोबेल मिला। और एक बार 1911 में मिला, तो ये 1911 में ये रसायन वाला नोबेल मिला, रसायन के लिए नोबेल मिला। और इन्होंने किस चीज की खोज की थी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी, रेडियम की खोज के लिए इन्हें नोबेल मिला था 1911 में। और ये आपसे पूछे कि इनके नाम पे ही रेडियो सक्रियता की इकाई, रेडियो सक्रियता की एक इकाई है क्या, रेडियो सक्रियता की एक यूनिट होती है जिसका क्या नाम है, क्यूरी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, मैडम क्यूरी थी। 2 बार इन्हें नोबेल मिला, एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। 1903 वाला जो था भौतिकी के लिए मिला था, और 1911 वाला रसायन के लिए मिला था। इन्होंने किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। तो ये सर्वाधिक सक्रिय तत्व है रेडियम, और ये सक्रिय इसकी इकाई होती है, इन्हीं के नाम पे क्यूरी पड़ा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तैमूर लंग दिल्ली को कब लूटा, तो तैमूर लंग जो दिल्ली को कब लूटा था, 1338 में लूटा था, सॉरी 1398 में लूटा था। तैमूर लंग दिल्ली को 1998 में लूटा था। और ये जब लूटा था तो इसमें दिल्ली में शासन किसका था, तो इस समय दिल्ली में शासन जो था, तो यहाँ पे पूरी बात लिखिए, इस समय दिल्ली में शासन नसीरुद्दीन मोहम्मद का था। किसका था, नसीरुद्दीन मोहम्मद का इस समय दिल्ली में शासक था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये तुगलक वंश का था। किस वंश का, इस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था दिल्ली पे, और इस समय शासक कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। और आपसे पूछे कि लाल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल गुम्बद का निर्माण ये नसीरुद्दीन मोहम्मद ने करवाया था। कौन, नसीरुद्दीन
मोहम्मद ने लाल गुम्मद का निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि ये तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन था, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तुगलक वंश का पहला शासक कौन था, तुगलक वंश का पहला शासक कौन था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा 1998 में। इस समय दिल्ली का शासन कौन था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद इस समय दिल्ली का शासक था। ये तुगलक वंश का शासन चल रहा था। लाल गुम्मद का निर्माण किसने करवाया, तो इसी नसीरुद्दीन मोहम्मद ने लाल गुम्मद का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन बना था, तुगलक वंश का अंतिम शासक तो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। अब लोग बताएंगे कि तुगलक वंश का पहला शासक कौन था कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन, उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर किस में बात की गई, तो ये अनुच्छेद नंबर 64 में बात की गई है। और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये किस में कही गई है, आर्टिकल नंबर 63 में कही गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। इन्हें उपराष्ट्रपति को पूछी कि आपसे शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बने या फिर उपराष्ट्रपति बने या फिर राष्ट्रपति बने या फिर राज्य के गवर्नर बने, तो इसके लिए आयु आपको कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछे कितनी वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो ये अपना त्यागपत्र किसी सौंपते हैं, जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो ये त्यागपत्र देंगे, किसे देंगे, अपना त्यागपत्र, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा उपराष्ट्रपति को। और ये उपराष्ट्रपति त्यागपत्र भी किसके देगा, ये यहाँ पे राष्ट्रपति को देगा। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पे लिख देते हैं भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे। कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं कौन बने हैं, वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, जगदीप धनखड़ नाम है। क्या, जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और यहाँ पे देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 64 में। ठीक, अनुच्छेद 64 में। और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में बताया गया है। ठीक, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो ये लोकसभा के स्पीकर के बराबर इसका वेतन होता है। ठीक, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। आप किसे पूछे कि उपराष्ट्रपति की आयु बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। या फिर राज्य का गवर्नर बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। और भारत के वर्तमान समय उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, तो एक सींग वाले के लिए जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मानस नेशनल पार्क ये भी असम में। आपसे पूछे कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है आपका देहिंग नेशनल पार्क। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, देहिंग नेशनल पार्क है। ये भी कहाँ पे स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे अब असम के बारे में आपसे पूछेंगे, आपसे पूछे बात करें कि माजुली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो माजुली नदी द्वीप जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये असम में स्थित है। और किस नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आपसे बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी असम में मनाया जाता है। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत का पहला तेल शोध कारखाना कौन सा था, भारत का पहला तेल शोध
कारखाना कौन सा था? तो भारत का पहला तेल शोध कारखाना ये डिगबोई असम में लगाया गया। कहाँ पे? डिगबोई असम में लगाया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? डिगबोई असम में लगाया गया। ठीक, और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तो ये असम है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? असम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि एक सींग वाले गधे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये असम में स्थित है। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क जो है देहिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। ठीक, माजुली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, और ये भी कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे। और बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, या फिर क्षत्रिय लोक नृत्य कहाँ की? तो ये असम की है। और आपसे पूछे कि भारत का पहला तेल शोध कारखाना डिगबोई असम में लगाया गया था। ठीक, और उत्तर उत्पादन कहाँ के? चाय का सबसे बड़ा उत्पादन असम राज्य है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, और बात करते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना है 1985 में हुई थी। 1985 में किसके घोषणा पत्र की? कौन सा घोषणा पत्र था? तो ये आपके बांग्ला घोषणा पत्र था। कौन सा? सॉरी, ढाका घोषणा पत्र था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ढाका घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई। आपसे पूछे कि सार्क में सदस्य कितनी है? तो 8 सदस्य हैं सार्क में। कौन कौन से सदस्य स्थित हैं? तो आप लोग भारत याद रखेंगे, पाकिस्तान याद रखेंगे, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हो गया। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं चीन को छोड़ के, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, और नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये समुद्री सीमा लगाता है श्रीलंका, और आपके मालदीव हो गया। ये सारे देश इसके जो है इसके क्या है? मेंबर हैं। मालदीव हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो ये आपके 8 देश हैं इसके सदस्य। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी घोषणा पत्र के द्वारा? तो ढाका घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके सदस्य कितने हैं? तो सार्क में 8 सदस्य। कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। तो इसके इतने सदस्य कौन कितने हो गए? अच्छा, 8 सदस्य हैं इसके। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो भारत अपना अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये पूछ रहा है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? सरोजिनी नायडू। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। तो ये कब की अध्यक्ष हुई थी? 1925 में बनी थी, और ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, कानपुर अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की, यहाँ पे अगर भारतीय ना लगाए, आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट हो जाएगा। और ये इनकी अध्यक्षता कब की? 1917 में ये अध्यक्ष बनी थी। और कहाँ का? ये कोलकाता का अध्यक्ष बनी थी। ठीक, कोलकाता अधिवेशन हो रहा था, कोलकाता में अधिवेशन 1917 में हो रहा था, इसमें अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट। तो आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो एयो ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एयो ह्यूम ने। आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। विमोचंद बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, और इनकी जो अध्यक्षता थी ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कांग्रेस की पहली अध्यक्षता मुंबई में 1885 में हुई थी। तो देख लेते साथ में, आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सॉरी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसके जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 1925 के अधिवेशन कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्षता में भाग ली थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की स्थापना को 1885 में एयो ह्यूम ने किया। बात करते हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। मुंबई में अधिवेशन हो रही थी, 1885 के अध्यक्षता बने थे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, और अवश्रव्य तरंगे कितनी होती हैं? पराश्रव्य तरंगे जिसे मनुष्य अब नहीं सुन सकता,
और अवतरंगों की अवसर्वतरंगों ये भी मनुष्य नहीं सुन सकता। इसका आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। और श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? श्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकता है। तो इसका आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। कितनी? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। ठीक। और पराश्रव्य तरंगों का अन्य नाम क्या है? इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहते हैं। क्या? अल्ट्रासोनिक तरंग भी बोलते हैं। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तरंग, आपसे पूछे कि तरंग का मात्रक क्या होता है। ठीक। आपसे पूछे कि तरंग का मात्रक आपसे पूछे क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि हर्ट्ज होता है तरंग का मात्रक। क्या? हर्ट्ज। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आप लोग बताएंगे कि डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? डॉपलर प्रभाव किसे बोलते हैं? तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है कि ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव, क्या होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्या? डॉपलर प्रभाव। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। और इसका अन्य नाम क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। किसे? पराश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। और तरंग का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज या फिर Hz। और डॉपलर प्रभाव क्या होती है? ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की बनी होती है। आपसे पूछे कि विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो जिसमें जितनी भी आईटी कंपनियां हैं तो विश्व की सिलिकॉन वैली तो किसे कहते हैं? तो विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? ये कैलिफोर्निया को कहते हैं। किसकी? कैलिफोर्निया को कहते हैं। क्योंकि विश्व की जितनी भी आईटी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं तो ये सारी की सारी कहाँ पे हैं? आपके कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत, आपसे पूछे कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु को कहते हैं। और बेंगलुरु से बारे में बात करें, आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर। ठीक। आपसे पूछे कि स्पेस सिटी किसे कहते हैं? स्पेस सिटी किसे कहते हैं? तो ये भी बेंगलुरु को कहते हैं। किसको? बेंगलुरु को कहते हैं स्पेस सिटी। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो ये कैलिफोर्निया को कहते हैं। विश्व की सिलिकॉन वैली यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। स्पेस सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक। तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। परमवीर चक्र विजेता, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे प्रथम वीर चक्र विजेता। और ये क्या है? भारत की वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। ये सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। ठीक। और ये किसका बना होता है? ये किसका बना होता है आपसे पूछे तो ये कांस्य का बना होता है। कांस्य का बना होता है। और दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो दूसरा जो सर्वोच्च सम्मान है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महावीर चक्र। दूसरा जो सर्वोच्च सम्मान है उसको महावीर चक्र बोलते हैं। और जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है वीरता में दिए जाने वाला, इसको क्या कहते हैं? इसे वीर चक्र कहते हैं। वीर चक्र। और ये दोनों किसके बने होते हैं? तो ये दोनों स्टैंडर्ड चांदी के बने होते हैं। किसकी? स्टैंडर्ड चांदी के बने होते हैं। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किसका निर्माण किससे होता है? तो ये स्टैंडर्ड चांदी के बने होते हैं। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महावीर चक्र ये भी किसका बना होता है? स्टैंडर्ड चांदी के। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? सोमनाथ शर्मा है प्रथम परमवीर चक्र विजेता। और बात करते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक पे सैन्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ठीक। और बात करते हैं महावीर चक्र, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है महावीर चक्र,
सर्वोच्च दूसरा सैन्य सम्मान है वो महावीर चक्र है। और ये जो परमवीर चक्र है ये किसका बना होता है, ये कांसा का बना होता है। जबकि महावीर चक्र की बात करें या फिर यहाँ पे वीर चक्र की बात करें, ये स्टैंडर्ड चांदी का इसका बना होता है। और जो वीर चक्र है तीसरा सेना का सर्वोच्च सम्मान है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पे, सासाराम बिहार में स्थित है, सॉरी। तो इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और शेरशाह सूरी की आपसे पूछे कि मृत्यु कब हुई, मकबरा के बारे में तो बता रहे हैं, तो इसकी मृत्यु कलिंजर में हुई, कलिंजर में मृत्यु हुई। कब हुई थी, तो ये अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था फरीद खां। फरीद खां इसका मूल नाम था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये शेरशाह सूरी क्या था, ये सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ये सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। आपसे पूछे कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया, तो ये शेरशाह सूरी ने किया। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया। और जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, जिसे क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक जाता था, तो ये कोलकाता से लेके पेशावर तक जाता था, कोलकाता से पेशावर, पेशावर जानते ही हैं आप, पाकिस्तान तक ये जाता था, ठीक। और कन्नौज युद्ध किसके बीच में हुआ था, कन्नौज युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो कन्नौज युद्ध सूरी एंड हुमायूं के बीच में, किसकी, सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कलिंजर में हुई थी इसकी मृत्यु। और शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, फरीद खां इसका मूल नाम था। और शेरशाह सूरी सूर्य साम्राज्य का ये संस्थापक था, कौन, शेरशाह सूरी। और जीटी रोड या ग्रांड टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी, जो कि कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से पेशावर तक जाता था, पेशावर पाकिस्तान में। और डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध, ठीक। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न में, इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है। तो जापान के संसद का क्या नाम है, जापान के संसद का नाम क्या है, डाइट है जापान के संसद का नाम। आपसे पूछे कि जापान के संसद का नाम डाइट है। तो आपसे पूछे कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो गुलदाउदी है, जापान के राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। आपसे पूछे कि जापान का सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं, जापान का सरकारी जो दस्तावेज है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रे लिस्ट, क्या, ग्रे बुक कहते हैं, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो युद्धाभ्यास होता है भारत और आपके कौन सा देश है ये, जापान, तो कौन सा होता है युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में। और धर्म गार्जियन और धर्म वीर गार्जियन किसके बीच में होता है, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किसके बीच में, अभी नया शुरू हुआ है, ये भारत और जापान के बीच में होता है। और आपसे पूछे कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ये आपको ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे, ओसाका को कहते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे जापान की मुद्रा क्या है, ये ना जापान की मुद्रा, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान के संसद का नाम क्या है, डाइट है, डाइट है जापान के संसद का नाम, ठीक। आपसे पूछे कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं, ग्रे बुक कहते हैं सरकारी दस्तावेज को। और युद्धाभ्यास कौन सा, एक तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और एक वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, ये भारत एंड किसके बीच में, भारत और ये यहाँ पे आपके कौन सा देश है, ये जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में। और जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका को कहते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने किया न्यूट्रॉन की खोज, किसने, जेम्स चैडविक ने किया न्यूट्रॉन की खोज, ठीक। और प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, किसने, रदरफोर्ड ने किया प्रोटॉन की खोज।
और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया। थॉमसन ने किया इलेक्ट्रॉन की खोज। और परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के कौन कौन से मूल कण होते हैं? तो यही तीनों मूल कण होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये होते हैं यहाँ के परमाणु के मूल कण। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं। तो ये आप लोग बताएंगे कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं। तो इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये परमाणु के बाहर नाभिक में चक्कर काटता है। ठीक, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक, इसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक का एग्जाम यहाँ पे बताइए। तो परमाणु क्रमांक उसे कहते हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपके परमाणु क्रमांक। ठीक, तो ये सारी चीजें देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। और प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। और परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु में मूल कण इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ये तीनों मूल कण होते हैं। जो कि नाभिक में केवल कौन कौन से कण होते हैं? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं दोनों को साथ में। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हो रहा था। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में ओलंपिक हो रहा था। ठीक, यहाँ पे ये हॉलैंड में, जो कि वर्तमान क्या है? नीदरलैंड नाम हो चुका है, ये हॉलैंड में स्थित है। और बात करते हैं ओलंपिक खेलों की बात करें तो ये 2020 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? 2020 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ पे स्थित है? ये जापान में स्थित है। 2020 में ओलंपिक यहीं पे हुआ था। और बात करते हैं ये 32वें नंबर का ओलंपिक है। और आपसे पूछे कि 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा आयोजन? तो 2024 में आपके पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होगा। और 2028 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये 2028 में इसका आयोजन लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में इसका आयोजन होगा। ठीक, और बात करते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन यहाँ पे देख लेते हैं कितने वर्ष का होता है। तो ये 4 वर्ष का गैप होता है। 4 वर्ष का गैप होता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि जो गैप है 4-4 वर्ष का आपको मिलेगा। ठीक, और बात करते हैं ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक इसके अध्यक्ष है। कौन? थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है वो 23 जून को मनाते हैं। कब? 23 जून को मनाते हैं, आने वाला है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया? 1928 में। कहाँ पे हो रहा था? एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक हो रहा था। एम्स्टर्डम का नया नाम नीदरलैंड हो गया। और 2020 में ओलंपिक कहाँ पे हो रहा था? टोक्यो में हो रहा था। और जापान में 32 नंबर का ये ओलंपिक था। ठीक, और 2024 में ओलंपिक कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में होगा। और बात करते हैं 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका में। और ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। ठीक, 4 वर्षों के अंतराल पे। ओलंपिक समिति के जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे स्थित है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। ठीक, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू हुए। कब? 1901 में। और किसकी याद में शुरू हुए नोबेल पुरस्कार? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक, इन्होंने वसीयत लिख के चले गए थे, और उस पर लिखे थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसका संपत्ति का कुछ पार्ट क्या होगा, वो दान किया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे।
और बात करते हैं यहाँ पे नोबेल के बारे में। तो ये अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ पे? ये स्वीडन के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल, ठीक। और इन्होंने किस चीज़ की खोज किया था? स्वीडन के रहने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का खोज किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने डायनामाइट का खोज हुआ। अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जाने लगा? अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जाने लगा? तो अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जाने लगा? तो आपसे पूछिए 1968 में। और अर्थशास्त्र का नोबेल का सबसे पहले कब दिया गया? सबसे पहले कब दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल? तो ये आप लोग ध्यान रखिए 1969 में सबसे पहले दिया गया, ठीक। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में। किसकी याद में शुरू हुए? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। और ये अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले। अर्थशास्त्र का नोबेल ये कब से शुरू हुआ? तो 1968 से। और पहले सबसे पहले किसे दिया गया? 1969 में, ठीक। और आपसे पूछे कि अमजद अली जो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली जो है सरोद नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। और विश्व की पहली ऐसी महिला कौन है? विश्व की पहली ऐसी महिला क्या है जो कि सरोद वादक है? जो कि सरोद वादक है। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है सरनी रानी। उसका नाम क्या है? सरनी रानी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या है? सरनी रानी। और आपसे पूछे कि अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था? अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था? तो अकबर कौन से वाद्य यंत्र में निपुण था? तो ये सरोद बजाया करता था। क्या? सॉरी, अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था? तो ये सरोद बजाया करता था। का? सरोद। और जबकि आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला। जबकि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे, ठीक। और बात करते हैं पन्ना लाल घोष भी क्या बजाते थे? पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं? तो ये भी आपके बांसुरी बजाते थे। क्या? बांसुरी बजाते, सॉरी, पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, सही है। तो देख लेते हैं अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सरोद बजाते थे। और विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन है? तो विश्व की पहली महिला जो कि सरोद वादक है उनका क्या नाम है? सरनी रानी उनका नाम है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था? तो अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये सरोद बजाता था। और जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तबला बताते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। और पन्ना लाल घोष भी क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की जो संसद का नाम है उसका नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की जो संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी? बंगाली भाषा बोली जाती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। कौन? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ठीक। और बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसी है उसका क्या नाम है? BSS उसका नाम है, ठीक। बांग्लादेश का आपसे पूछे कि गठन कब हुआ था? तो 1971 द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा इसका गठन होता है, ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद, बांग्लादेश की कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली भाषा बोली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? BSS। बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1971 में हुआ, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं। भारी जल जिसका क्या फार्मूला होता है? D2O इसका फार्मूला होता है। और ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका क्या कार्य क्या होता है? मंदक का जो है वो परमाणु में कार्य क्या होता है? मंदक में परमाणु का कार्य क्या होता है? तो ये न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण करता है। किसके? न्यूट्रॉन के गति को क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक।
तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था उसका नाम क्या नाम था? अप्सरा नाम था। और इसे कब छोड़ा गया था? तो ये ट्राम्बे से छोड़ा गया था। ट्राम्बे मुंबई से छोड़ा गया था। कहाँ से? ट्राम्बे मुंबई से छोड़ा गया था। और कब छोड़ा गया था? तो ये 1956 में से छोड़ा गया था। अब बात करते हैं भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? कामिनी। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी है। इसे कब शुरू किया गया था? 1988 में से शुरू किया गया था। और इसकी अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है? इसकी कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें परमाणु रिएक्टर में? तो इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कौन सी? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट की क्षण या फिर कैडमियम की क्षण, D2 भारी जल का फार्मूला होता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ट्राम्बे मुंबई में इसे स्थापित किया गया 1956 में। और भारत का पहला न्यूनतम रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? तो कामिनी है 1988 में। और बात करते हैं इसमें न्यूट्रॉन में जो भी रिएक्टर होते हैं उसमें श्रृंखला विक्रिया होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने वीडियो दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी लोगों को बताना। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, बात करते हैं पायरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर में दांतों को प्रभावित करता है। आप सभी लोग दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है। किसको? दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक, और बात करते हैं ये दांत किसके बने होते हैं? दांत का निर्माण किससे होता है? तो दांत का जो है निर्माण ये कैल्शियम से होता है। किससे? कैल्शियम से दांत का निर्माण होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मनुष्य में कितनी दांत होती हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? वो 2 बार विकसित कितनी दांतें होती हैं? तो 2 बार जो विकसित होते हैं मनुष्य में केवल 2 दांत ऐसे 20 दांत ऐसे हैं कि जो 2 बार विकसित होते हैं। और हाथी के जो बाहर दांत होते हैं बड़े बड़े, आप लोग देखते होंगे हाथी के बड़े बड़े जो दांत होते हैं जिसे देख के डर लगता है, वो ऊपरी कृंतक का उदाहरण होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये किसका उदाहरण होता है? ये ऊपरी कृंतक का उदाहरण होता है। ठीक, और दांतों के रोगों का अध्ययन किसमें कहते हैं? दांतों के रोगों का अध्ययन ये किस शाखा में विज्ञान के करते हैं? तो दांतों के रोगों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी में करते हैं। किसमें? एडेंटोलॉजी में करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया नामक रोग। और दांत का निर्माण किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। और 2 बार दांत के बात करते हैं, 2 बार कौन से विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य में जो 2 बार विकसित होते हैं। और हाथी के ऊपरी दांत किसका एग्जाम्पल है? तो ये ऊपरी कृंतक का उदाहरण है। और दांतों के बारे में बात करें तो दांतों के रोगों का अध्ययन जो है वो ओडेंटोलॉजी में करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। इसे क्या कहते हैं? इसे प्यासा महाद्वीप कहते हैं। क्या? इसे प्यासा महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है। इसे कंगारू का देश कहते हैं। किसके? कंगारू का देश कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया की जो ऊंचा पर्वत है उसका क्या नाम है? ऊंची चोटी का ऑस्ट्रेलिया का क्या नाम है? तो माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी। माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी माउंट ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं? तो डाउन्स नामक घास के मैदान, क्योंकि ये मकर रेखा पे स्थित है तो ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान स्थित हैं। तो और आपसे पूछे कि काल गुरली एंड फिर कुलगाड़ी की खान कहाँ पे स्थित है? काल गुरली और कुलगाड़ी की खान कहाँ पे स्थित है? तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध खान है, सोना की खान है। और बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपके वहाँ पे कालगुरली और कुलगाड़ी की खाने ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो
आपसे एक चीज़ और यहाँ पे पूछेगा, मर्ले डर्लिंग नदी कहाँ पे बहती है? मर्ले डर्लिंग नदी कहाँ पे बहती है? तो ये आपके भी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि विश्व में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। प्यासा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारू का देश भी किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जिसे डाउन्स कहा जाता है। कार्लगुरली और कुलगाड़ी की खाने कहाँ पे स्थित हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये सोने की खान है, सोने की प्रसिद्ध खान है। यहाँ पे सोना निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। मर्रे डर्लिंग नदी कहाँ पे पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। रामायण किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। और इस रामायण में कितने अध्याय हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 7 अध्याय हैं। और यहाँ पे पूछे आपके रामचरितमानस किसने लिखा? रामचरितमानस आपसे पूछे किसने लिखा? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। तुलसीदास है रामचरितमानस के लेखक। और आपसे पूछे कि बाल रामायण किसने लिखा? बाल रामायण के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? राजशेखर है। बाल रामायण के लेखक कौन है? राजशेखर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हिंदू का 2 बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदू का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदू का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो 2 है। कौन का? एक तो आपको हो गया महाभारत, ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। और ये आपका रामायण, ये हिंदू का 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। किसने? वाल्मीकि ने रामायण लिखा। इसमें अध्याय कितने हैं? 7 हैं। ठीक, और रामचरितमानस किसने लिखा? रामचरितमानस तो ये तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस। और बाल रामायण किसने लिखा? तो राजशेखर ने बाल रामायण को लिखा। बात करते हैं हिंदू लोगों का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है और रामायण है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। और एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में एनसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। और एनसीसी की स्थापना किसने किया? आपसे पूछे कि एनसीसी की स्थापना किसने की? तो हृदयनाथ कुंजरू ने किया। एनसीसी की स्थापना किसने? हृदयनाथ कुंजरू ने किया एनसीसी की स्थापना। आपसे पूछे कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल कैडेट कोर। तो नेशनल कैडेट कोर होता है इसका फुल फॉर्म। और बात करते हैं तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। एनसीसी की स्थापना किसने किया? तो एनसीसी की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया। और इस नेशनल कैडेट कोर की स्थापना भी किसने किया? तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की फुल फॉर्म होती है। भारत का भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कुचिकल जलप्रपात है। और कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पे बना हुआ है? आपसे पूछे तो ये वैराही नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? वैराही नदी पे बना हुआ है। ठीक, आपसे पूछे कि जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? या गरसोप्पा जलप्रपात आपसे पूछे, गरसोप्पा जलप्रपात है आपसे पूछे, या महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में। और किस नदी पे बना हुआ है? ये शरावती नदी पे। कर्नाटक में शरावती नदी पे बना हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कुछ और जलप्रपात की। आपसे पूछे कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात तो ये आपके कावेरी नदी पे बना हुआ है। और आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो ये भी आपके नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा
नदी पे बना हुआ धुआंधार जलप्रपात। और आपसे पूछे कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे बना हुआ है? हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे? तो ये आपके स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है। और ये कहाँ पे बना हुआ है? ये झारखंड में बना हुआ है। कहाँ पे? झारखंड में। और नर्मदा नदी पे ये धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में बना हुआ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, कर्नाटक में वैराही नदी पे स्थित है। और जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है और ये शरावती नदी पे बना हुआ है। शिव समुद्रम नेशनल पार्क कहाँ पे? कावेरी नदी पे बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक, बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पे झारखंड में बना हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा को में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक, और आपसे पूछे राष्ट्रपति के कुछ पावर के बारे में बात कर लेते हैं, पावर के राष्ट्रपति के बारे में। तो आपसे पूछे कि लोकसभा भंग कौन करता है? आपसे पूछे कि लोकसभा भंग कौन करता है? तो लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं लोकसभा के भंग। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत इसे लोकसभा को भंग करते हैं। आपसे पूछे कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख है। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति शासन की कौन लगाता है? राष्ट्रपति शासन इसको कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति शासन की तो राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, और बात करते हैं राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। और आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आपसे पूछे कि यहाँ पे ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है आपके संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की यहाँ पे फिर से लिखना पड़ रहा है, संयुक्त अधिवेशन आपसे पूछे कि बुलाता कौन है? तो आप लोग बताएंगे संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो ये आपके अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग करके करता है। राष्ट्रपति 108 का यूज करके करता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को केवल मनोनीत करता है। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद कितनी? 80, राष्ट्रपति 52। ठीक, बात करते हैं उपराष्ट्रपति यहाँ पे है नहीं। तो लोकसभा को भंग किसने करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 85 कहता है लोकसभा कितने में है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। और इसमें राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। और 108 अनुच्छेद का उपयोग करके संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक, और बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है राज्यों में? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी राज्यपाल करते हैं। और अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख है। आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल में बताया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और गोदावरी नदी की बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये त्रियंबक पहाड़ी से होता है। त्रियंबक पहाड़ी से होता है। और त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो त्रियंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। और आपसे पूछे नासिक के नदी किनारे त्रियंबक पहाड़ी ये कहाँ पे स्थित है? नासिक में। और नासिक कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी सहायक नदी कुछ है, इसकी सहायक नदी के बारे में भी आप लोग देखेंगे। सहायक नदी कौन है? तो इसकी सहायक नदी वैनगंगा और फिर पैनगंगा, ये इनकी सहायक नदी। कौन सी? वैनगंगा और पैनगंगा इसकी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 मीटर इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई 1465 मीटर। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। ठीक, और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है, यानी कि मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आपको मुहाना बनाती है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान की। तो देखिए नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ? नासिक गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र नासिक से हुआ है। ठीक, बात करते हैं सहायक नदी कौन कौन सी है? वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी? 1465 मीटर है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। मुहाना कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में बनाती है, यानी कि जल कहाँ से गिराती है? जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो लगभग 3 लाख, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है। 3,85,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। 3,85,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। और आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे कितनी देर में आता है? सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पे कितनी देरी में आता है? तो सूर्य की प्रकाश जो चंद्रमा पे वो आपका 1.3 सेकंड में आता है। 1.3 सेकंड में आता है। अब बात करते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब सूर्य पृथ्वी और फिर कौन सी चीज़? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब क्या होते हैं? सीधी रेखा में होते हैं। कैसी होते हैं? सीधी रेखा में। तो कौन सी घटना होती है यहाँ पे? तो इसमें बृहद ज्वार आता है। कौन सी? बृहद ज्वार आता है कि तीनों के संयुक्त रूप से जो आकर्षण वाला काम करता है, तो उस कंडीशन में कौन? बृहद ज्वार आता है। अब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये किस तरह स्थित है? ये समकोण में स्थित है। किस में स्थित है? समकोण में। तो इस समय क्या होता है? इसमें लघु ज्वार आते हैं। कौन सी ज्वार? लघु ज्वार आते हैं। तो ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि चंद्रमा किससे पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे कब तक कितनी देर में? 1.3 सेकंड में पहुंचता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक समान रेखा में हों तो क्या कहते हैं? इसे बृहद ज्वार कहते हैं। और बात करते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब समकोण में स्थित है, समकोण में मतलब कि इस तरह से, यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तो इस तरह कौन सी ज्वार आती है? लघु ज्वार आती है। ठीक, और बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन राज्य यूपी और पंचामृत योजना किसने चलाया था? पंचामृत योजना जो है वो यूपी द्वारा चलाया गया। और किसके लिए है? ये गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए। गन्ना उत्पादन को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना है। और आपसे पूछे कि धान का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो वेस्ट बंगाल धान का सर्वाधिक उत्पादन। जबकि आपसे पूछे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो अपना यूपी करता है। आपसे पूछे कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो असम करता है चाय का सर्वाधिक उत्पादन। और बात करते हैं कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये कर्नाटक करता है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन। जबकि आपसे पूछे कि मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा या फिर कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना शुरू की गई है यूपी में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। धान योजना, धान पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादन करता है और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है और चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य? असम करता है। और कॉफ़ी के लिए कौन सा? यहाँ पे कर्नाटक क्षेत्र भारत का प्रसिद्ध है और विश्व में तो दक्षिण अमेरिका में कॉफ़ी बंदरगाह। और बात करते हैं मूंगफली और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। भारत में सोने की खान कौन सी है? तो भारत में जो सोने की खान है कोलार है। कोलार क्या है? केजीएफ आप लोग मूवी देखे ही होंगे। तो ये केजीएफ मूवी क्या था? तो केजीएफ का मतलब क्या था? कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये केजीएफ का मतलब था। ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत के सोने की सबसे बड़ी खान है। और बात करते हैं कुछ और सोने की खान की बात कर लें। काल गुरली की बात करें। काल गुरली एंड क्या? कुलगाड़ी। काल गुरली एंड
कुलगार्डी, ये किसकी सोने की खान है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे सोना पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला जो राज्य है उसका नाम, देश है जो चीन है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में सोने का खान कौन सा है? कोलार, जिसे क्या कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक। KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड है। और MRF का मतलब मद्रास MRF का मतलब मद्रास रबर फैक्ट्री। कालगुरली और कुलगाड़ी की खान कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं शुद्ध सोना की, बात करें तो ये 24 कैरेट का होता है। और सर्वाधिक सोना उत्पादन कहाँ पे होता है? चीन में होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इसके कप्तान थे कपिल देव। कपिल देव इसके कप्तान थे। तो भारत 2 बार क्या हो चुका है? ये विश्व कप जीत चुका है। 2 बार विश्व कप क्या कर चुका है? भारत जीत चुका है। पहली बार जो जीता था वो 1983 में जीता था। और इसके हेड कौन थे? यहाँ पे इसके अध्यक्षता यहाँ पे क्या बोलते? कप्तान। इसमें कौन कप्तान थे? तो इसमें 1983 में कप्तान कौन थे? यहाँ पे इसमें कप्तान थे कपिल देव। कपिल देव। और दूसरी बार जब जीता था 1911 में। ठीक, 1911 में। ठीक, तो इसमें कप्तान कौन थे? इसमें भारत की टीम के कप्तान कौन थे? तो इसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। कौन? महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। कपिल देव की अध्यक्षता में 1983 में भारत विश्व कप जीता। और 2 बार विश्व कप जीता है भारत। कब कब? 1983 में जीता। इसमें कप्तान कौन थे? कपिल देव थे, जो कि ये प्रश्न है हमारा। और 1911 में किसने जीता? कप्तान ने जीता। सॉरी, इसमें कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत 1911 में विश्व कप जीता। और बात करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 60 में है। और भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उप राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्याग पत्र। ठीक, और भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन मंडल, तो ये अनुच्छेद 54 में है। सॉरी, हाँ, तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और कार्यकाल किस में है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 56 में है कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग 61 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, यानी कि प्रारूप को बदल सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? 60 के तहत। और निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का कितना है? 54 में। और राष्ट्रपति त्यागपत्र आपके कितने में देते हैं? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 56 वर्ष की अनुच्छेद में 56 वर्ष से होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 के तहत। और राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में कहा गया है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। यूएस से लगाता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया है। और संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय की संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान की बात करें तो इसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8।
और कुछ अनुसूची जोड़ी गई, जैसे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो इसके लिए होता है पहलवा संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था 1951 में। और किससे सुधार था, ये भूमि सुधार से संबंधित है, किससे, भूमि सुधार से संबंधित। और 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था, और ये हुआ था 10वां संविधान संशोधन। 10वां अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी, और इसके तहत हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1985 में। और इसमें क्या था, दल बदल कानून था, दल बदल कानून था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें दल बदल कानून था, ठीक। और बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो इसके लिए होता है आपका 73वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब, 1992 में, 1993 में लागू हुआ था। तो ये पंचायतों का गठन की बात करता है, पंचायत का गठन की बात करता है। और इसमें कार्य करने के लिए कितने विषय, 29 विषय दिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 12वीं जो थी 12वीं अनुसूची, उसके लिए होता है 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था। और ये 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछे कि लागू कब हुआ था, तो ये 1993 में लागू हुआ था, कब, 1993 में। और 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, और ये नगर पालिका से संबंधित है, किससे, नगर पालिका से संबंधित है। और इसके कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, इसके कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए, कितने, 18 विषय दिए गए हैं। तो देख लेते हैं आपसे संविधान में कितनी अनुसूची है, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में आपसे पूछे कितनी अनुसूची है, तो 8 अनुसूची। और वर्तमान समय में 12 अनुसूची। और 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार से संबंधित इसमें जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची होता है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून, ठीक। और 11वीं जो अनुसूची है उसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें क्या होता है, पंचायतों का गठन की बात कही गई है। इसके कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। लागू कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992, 1993 से लागू हुआ। 12वीं जो संविधान संशोधन है, 12वीं अनुसूची है, उसको 74वां संविधान संशोधन 1973 के तहत 1993 के द्वारा जोड़ा गया। ये नगर पालिका के गठन की बात करता है। इसके कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। और आपसे पूछे कि रजत रंगिनी के लेखक कौन है, रजत रंगिनी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है रजत रंगिनी के लेखक, कौन, कल्हड़ रजत रंगिनी के लेखक हैं, ठीक। और आपसे पूछे कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्व घोष है बुद्ध चरित्र के लेखक, कौन है, अश्व घोष है बुद्ध चरित्र के लेखक। आपसे पूछे कि आमुक्त मालदा के लेखक कौन है, आमुक्त माल्यदा। ये सारे आप लोग, ये सारे अपन लोग नोट करेंगे आप लोग कॉपी में, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो आमुक्त माल्यदा किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की, कृष्णदेव राय की आमुक्त माल्यदा की रचना है। आपसे पूछे कि कल्पसूत्र किसकी रचना है, कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो ये भद्रबाहु की रचना है, भद्रबाहु की रचना। किस धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र, ये जैन धर्म से संबंधित है, किस, जैन धर्म से, ठीक। तो देख लेते हैं आपसे पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। रजत रंगिनी के लेखक कल्हड़ है। आपसे पूछे कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्व घोष है बुद्ध चरित्र के लेखक, कौन, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्व घोष है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और आपसे पूछे कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो भद्रबाहु हैं कल्पसूत्र के लेखक, जैन धर्म की पुस्तक है। आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है, कृष्णदेव राय है आमुक्त माल्यदा के लेखक। आपसे पूछे कि पन्ना के खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो पन्ना के खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना की खान कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे भारत में सर्वाधिक हीरा कहाँ से आपसे पूछे उत्पादन होता है, सर्वाधिक हीरा का उत्पादन कहाँ से, पन्ना की खान से होता है, ठीक। और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश की आपसे पूछे राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो और आपसे पन्ना की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का 53वां नंबर का जिला कौन बना, 53वां मध्य प्रदेश का जिला, मध्य प्रदेश का 53 नंबर का जिला कौन सा बना, तो मऊगंज बना है, मऊगंज बना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। और आपसे पूछे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, पेंच नेशनल पार्क की स्थित कहाँ पे है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, कूनो नेशनल पार्क। या फिर आपसे पूछे कि या फिर पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं,
टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत का हृदय किसे कहते हैं? तो ये भारत का हृदय, क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है मध्य प्रदेश भारत के लगभग, तो इसे भारत का हृदय मध्य प्रदेश को इसलिए कहते हैं। ठीक, तो पन्ना की खानी किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा उत्पादन भारत में पन्ना की खान से होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तिरुपन्नावा जिला कौन सा बना है? मऊगंज बना है। और कान्हा नेशनल पार्क और यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कूनू नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का हृदय किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं भारत का हृदय, क्योंकि बीचों बीच में स्थित है लगभग भारत के। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य भारत का मध्य प्रदेश। और टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। कौन? बछेंद्री पाल है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। और आपसे पूछिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? भारतीय पुरुष आपसे पूछे कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो पहले भारतीय पुरुष हैं उनका नाम क्या नाम है? अवतार सिंह चीमा नाम है। अवतार सिंह चीमा इनका नाम है, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ा? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ा था? तो 2 बार जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा उनका नाम, महिला का क्या नाम है? उस महिला 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है? तो संतोष यादव उसका नाम है। क्या? संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। ठीक, और विश्व में प्रथम महिला कौन थी? विश्व में जो प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा? तो विश्व की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा उनका क्या नाम था? जुनको तोबाई था। क्या? जुनको तबाई था। और ये कहाँ की रहने वाली थी? ये जापान की रहने वाली थी। कहाँ की? जापान की रहने वाली थी। और जापान की रहने, विश्व का पहला आदमी कौन था? विश्व में पहला पुरुष कौन था जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था? तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था एडमंड हिलेरी। क्या था? एडमंड हिलेरी उसका नाम था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष का क्या नाम था? अवतार सिंह चीमा इनका नाम था। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ा? महिला कौन थी? संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। विश्व पे प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा? तो जुनको तबाई, ये जापान की रहने वाली थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार। विश्व में पहला पुरुष कौन था? एडमंड हिलेरी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? नील नदी का उपहार किसे? मिस्र को कहते हैं। मिस्र को कहते हैं। और नील नदी की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपसे पूछे कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से होता है नील नदी का उद्गम। आपसे पूछे कि विक्टोरिया झील कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में नील नदी भी है और विक्टोरिया झील भी कहाँ पे? अफ्रीका में ही स्थित है। ठीक, और बात करते हैं आप लोग, आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है। ठीक, और आपसे पूछे कि आसवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? आसवान नामक बांध है किस नदी पे बना हुआ है? तो ये नील नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? नील नदी पे बना हुआ है। ठीक, और आपसे पूछे कि खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, खार्तूम, और आपके पूछे कि ये सूडान की राजधानी खार्तूम हो गया और मिस्र की राजधानी क्या हो गया? काहिरा। ये किस नदी किनारे स्थित है? काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसके किनारे स्थित है? ये मिस्र के किनारे स्थित है। कहाँ पे? मिस्र के किनारे स्थित है। ठीक, तो अब आप लोग इतनी चीज़ें मिस्र से यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। और आसवान बांध किस पे बना हुआ है? तो नील नदी पे बना हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है नील नदी का? तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, अफ्रीका में स्थित है। बात करते हैं विश्व की पहली सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी झील नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? तो नील नदी है। और खार्तूम की राजधानी का किसका है? तो खार्तूम ये सूडान की राजधानी। ठीक, और काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। ठीक, ये किस नदी के किनारे भी स्थित है? तो ये आपके नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच में।
भारत एंड चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। आपसे पूछे कि अब चीन के बारे में बात करें, चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा है युआन या फिर क्या रेनमीबी, नई मुद्रा हो गई है रेनमीबी इसकी मुद्रा चीन की। और आपसे पूछे कि चीन के संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इसकी संसद का नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इसकी संसद का नाम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चीन में जो बोली जाने वाली भाषा है वो चीनी बोली जाती है। कौन सी, चीनी बोली जाती है। ठीक, और यहाँ पे चीन के जो चक्रवात आते हैं वो क्या कहे जाते हैं, चीन के चक्रवात को टाइफून कहते हैं। ठीक, टाइफून नामक चक्रवात कहाँ पे आते हैं, चीन में आते हैं। तो देख लेते हैं आपसे, पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में हुआ, भारत और चीन के बीच में। मुद्रा चीन की क्या है, युआन या फिर रेनमीबी है चीन की मुद्रा। ठीक, बात करते हैं संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, और चीन में भाषा कौन सी बोली जाती है, चीनी। चक्रवात क्या है, तो टारफीडो चक्रवात, टारफून नामक चक्रवात यहाँ पे आते हैं। टारपीडो चक्रवात अमेरिका में आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया जय जवान जय किसान का नारा। ठीक, और बात करते हैं यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया, यूएनओ में हिंदी में पहली बार भाषण किसने दिया, तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण दिए। आपसे पूछिए कि मेरी संसद यात्रा किसकी पुस्तक है, मेरी संसद यात्रा किसकी पुस्तक है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है, अटल जी की पुस्तक है। आपसे पूछे कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न कब मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को, तो इन्हें भारत रत्न मिला था 2015 में, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। और नारा की बात हो रही थी, आप लोग बताएंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया, तो इंकलाब जो है जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया। किसने, भगत सिंह ने लगाया। ठीक, और आराम हराम है का नारा किसने लगाया, आराम हराम है का नारा किसने लगाया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। और मारो फिरंगी को नारा किसने लगाया, मारो फिरंगी को ये नारा किसने लगाया था, तो ये मंगल पांडे ने लगाया। किसने, मंगल पांडे ने लगाया। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया जय जवान जय किसान का नारा। इन्होंने यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। मेरी संसद यात्रा किसकी पुस्तक है, अटल जी की पुस्तक है। भारत रत्न इन्हें कब मिला, 2015 में मिला। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया। आराम हराम है का नारा किसने लगाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। और मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने लगाया। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं संसद का उच्च सदन। और ये आपसे पूछे कि राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा है। राज्यसभा का अन्य नाम क्या कहते हैं, इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं, इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी होते हैं। और इनके क्या होता है राज्यसभा के, और आपसे पूछे कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है आपके 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और ये हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, यानी कि तीन सदस्य 1/3 सदस्य क्या होते हैं, पद मुक्त होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक, ये आप लोग बताएंगे। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो ये कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये लगभग कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 80 में की गई है। और बात करते हैं, इसे संसद का अस्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। और द्वितीय सदन भी इसे कहते हैं। प्रथम सदन लोकसभा को। और राज्यसभा के सदस्यों का काल कितना, 6 वर्ष होता है। हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है अपने मन से, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, और ये कह रहा है कि अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। इसका पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट है। ठीक,
तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट अफ्रीका, ठीक। और इसका राजधानी क्या है, घना की जो राजधानी है क्या है, अक्रा घना की राजधानी है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बोल्टा नदी परियोजना किस राज्य की है, बोल्टा नदी परियोजना किस राज्य की है, कहाँ की है, तो ये घाना की है, घाना की बोल्टा परियोजना नदी है, ठीक। और आपसे पूछे कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, म्यांमार का पुराना नाम, तो इसका म्यांमार का पुराना नाम वर्मा, और पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, रंगून हुआ करती थी, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इराक का पुराना नाम क्या है, तो इराक का पुराना नाम बगदाद है, ठीक, बगदाद है इराक का पुराना नाम। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। और जापान का पुराना नाम क्या है, तो जापान का पुराना नाम निप्पन है। और भारत का राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम नेफा है, ठीक। और ये असम, असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप है असम का पुराना नाम, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है, तो गोल्ड कोस्ट है इसका पुराना नाम। इसकी राजधानी क्या है, अक्रा है। वोल्टा नदी परियोजना किस नदी की है, तो ये घाना में है, ठीक। बात करते हैं म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा, पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, रंगून। इराक का पुराना नाम बगदाद है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और जापान का पुराना नाम निप्पन है। असम का पुराना नाम कामरूप है। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और आपसे पूछे कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी पुस्तक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक भी किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और आपसे पूछे कि आराम हराम है का नारा, आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया आराम हराम है का नारा। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान बन रहा था उस समय। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था, तो 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला था। और इन्होंने समाधि कहाँ पे स्थित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि कहाँ पे स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो शांतिवन है इनकी समाधि, कहाँ पे, शांतिवन। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि इनको भारत रत्न कब मिला, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये पुस्तक किसकी है, तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न ने कब मिला था, 1955 को। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाधि कहाँ पे स्थित है इनकी, शांतिवन में, ठीक। और बात करते हैं जाकिर हुसैन का संबंध क्या है, तो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। और यहाँ पे सितार बात करें या फिर तबला या फिर सितार, इसके जनक कौन कहे जाते हैं, इसके जनक कौन है, अमीर खुसरो इसके जनक है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ये तबला, ये नौटंकी का मुख्य वाद्य यंत्र है। किसमें बजाया जाता है, ये नौटंकी का मुख्य वाद्य यंत्र है। जब तक ये नहीं रहेगा, मुख्य वाद्य यंत्र है, मतलब जब तक ये नहीं रहेगा तब तक नौटंकी में मजा नहीं आएगा, ठीक। और उसी तरह आपसे पूछे कि पंडित रविशंकर का संबंध क्या है, तो ये क्या बजाते हैं, रविशंकर सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। जबकि आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, तो ये सहनाई बजाते हैं। क्या, सहनाई बजाते हैं। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, इसमें देखिए आप वहाँ पे सहनाई बजाया जाता है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। जबकि सितार और तबले का जनक कौन कहा जाते हैं, अमीर खुसरो कहे जाते हैं। और नौटंकी के जो है आपके मुख्य वाद्य यंत्र कौन है नौटंकी में, तो तबला मुख्य वाद्य यंत्र नौटंकी में। और पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। और बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, ये सहनाई बजाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 65 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल, ठीक। और ये इसके राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है,
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिंक करके यहाँ से लिंक करके आप लोग याद रख सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति नियुक्त भी करेगा और राष्ट्रपति इनको शपथ भी कौन दिलाएगा, इनको शपथ भी राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। ठीक, और बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो अन्य न्यायाधीश को शपथ भी कौन दिलाता है, ये मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कि कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और किसकी अनुमति पे करते हैं, किसकी अनुमति पे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि भैया इन्हीं लोगों को क्या बना दीजिए, आपके तदर्थ न्यायाधीश बना दीजिए, तो उसकी नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितना होता है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। तो 2,80,000 रुपया इनका वेतन होता है, 2,80,000 रुपया इनका वेतन होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इनका वेतन कितना होता है, 2,80,000 रुपये। और अन्य तदर्थ न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश की बात करें, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुमति किसकी होती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और बात करते हैं अमेरिका की खोज किसने की, तो 1492 में कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज, कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज। और इसने अमेरिका को क्या कहा, ये अमेरिका को क्या कह के पुकारा, तो ये अमेरिका को नई दुनिया कहा। अमेरिका को क्या कहा, नई दुनिया कह के पुकारा। और यहाँ के लोगों को क्या कहा, यहाँ के जो लोगों को इन्होंने लाल कलर देखा तो इन्होंने लोगों को क्या कहा, रेड इंडियन कह के संबोधित किया। क्या, रेड इंडियन कहा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के यहाँ पे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। और अमेरिका की इन्हीं के नाम पे कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। ठीक, और भारत में सबसे पहले बात करते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। और बात करते हैं यहाँ पे कुछ सीमा रेखा की बात करें, आपसे पूछे कि यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, मैक्सिको के बीच में, तो इसके बीच में सीमा जो बनाने का काम करती है वो रियो ग्रांडे नदी बनाती है। क्या, रियो ग्रांडे नदी बनाती है। ठीक, रियो ग्रांडे नदी। और जबकि बात करते हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा कौन बनाती है, अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा की बात करें तो ये कौन सी नदी बनाती है, ये 49 डिग्री ये नॉर्थ अक्षांश बनाती है। ठीक, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा बनाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने किया, इसे क्या कह के पुकारा, नई दुनिया कहा। और यहाँ के लोगों को क्या कहा, रेड इंडियन कह के संबोधित किया। और बात करते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई अमेरिका की, तो वाशिंगटन डीसी इन्हीं के नाम पे बनाई गई। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में। यूएसए और मैक्सिको की सीमा को क्या कहते हैं, यूएसए मैक्सिको रियो ग्रांडे नदी यहाँ की सीमा बनाती है। और अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश बनाती है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके ये एग्जाम के लिए, अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सार्थक साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और महिलाओं बच्चों का सम्मान करिए। धन्यवाद। और खूब पढ़िए, ठीक, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप लोगों को।